गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे हमारी हिस्ट्री का लेसन नंबर 4 विश्व का इतिहास। और इस इतिहास के बाकी बिंदु जो थे वो इस सत्र की परीक्षा के लिए हटा दिए गए हैं। जैसे राष्ट्रवाद का उदय वगैरह जो थे वो इसमें इस बार हमारी परीक्षा में नहीं आएंगे। इसमें केवल एक ही टॉपिक है और वो कौन सा है, औद्योगिक क्रांति। और पिछले लेक्चर में हमने औद्योगिक क्रांति का अर्थ समझ लिया था कि औद्योगिक क्रांति से क्या तात्पर्य है और औद्योगिक क्रांति की प्रमुख परिभाषाएं जो थी वो क्या क्या हैं, औद्योगिक क्षेत्र में कौन कौन से परिवर्तन हुए। और ये औद्योगिक क्रांति जो थी वो सबसे पहले इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी और उसके इंग्लैंड में प्रारंभ होने के क्या क्या कारण थे वो भी हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अब हम हमारा जो आज जो लेक्चर है उसके अंदर हम करेंगे कि औद्योगिक क्रांति के समय विभिन्न क्षेत्रों में जो आविष्कार या सुधार हुए या किन किन क्षेत्रों में क्या क्या परिवर्तन हुए उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कृषि क्षेत्र की। बच्चों, कृषि क्षेत्र में ही औद्योगिक क्रांति जो थी वो सबसे पहले प्रारंभ हुई थी। यानी हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति के समय सबसे पहले कृषि क्षेत्र के अंदर सुधार हुए। और ये माना जाता था कि यदि कृषि क्षेत्र के अंदर औद्योगिक क्रांति संभव नहीं होती तो अन्य क्षेत्रों के अंदर भी औद्योगिक क्रांति संभव होना मुश्किल थी। क्योंकि अभी तक कृषि क्षेत्र के अंदर जो उपकरण उपयोग में लिए जा रहे थे वो कौन से थे, परंपरागत तकनीकी थी या परंपरागत जो साधन जो थे उनसे कृषि कार्य किया जा रहा था। और इन परंपरागत साधनों से भी कृषि जो उत्पाद हैं उनकी मांग जो थी वो राज्य की खपत से अनुकूल थी। यानी हम ये कह सकते हैं कि राज्य में जितनी खपत होती थी उससे अधिक जो था वो कृषि क्षेत्रों में उत्पादन हो रहा था या उसकी मांग के अनुरूप उत्पादन हो रहा था। लेकिन जैसे ही कारखाना प्रणाली का विस्तार हुआ, शहरों में आबादी बढ़ने लगी, मशीनों का प्रयोग होने लगा, तो इससे कपास की मांग जो थी वो काफ़ी बढ़ गई। और इस कपास की मांग बढ़ने से कृषि जन्य जो अन्य वस्तुएं हैं उनकी भी मांग जो थी वो बढ़ने लगी और उसकी मांग की एवज के अंदर पूर्ति जो थी वो काफ़ी कम हो गई। इसलिए कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीकों से कार्य प्रारंभ किया गया। यानी कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीकों से काम करने और कृषि उपयोगी मशीनों को बनाने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। समझ आ गया आपको कि कृषि क्षेत्र में क्यों प्रारंभ हुआ? क्योंकि कृषि क्षेत्र में जो उत्पाद जो थे उनकी मांग बढ़ती जा रही थी और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि क्षेत्र के अंदर औद्योगिक क्रांति जो थी वो होना अवश्यंभावी थी, या उसकी बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए कृषि क्षेत्र के अंदर औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। अब जो दूसरा कारण है, दूसरा कारण क्या था कि पहले तो लोग जो थे वो अपनी कृषि उपज के लिए या अपनी आम पूर्ति के लिए या आम आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कृषि कार्य किया करते थे। लेकिन अब लोग जो थे वो मुनाफे के लिए खेती में पूंजी लगा रहे थे। वास्तव में कृषि क्षेत्र में पूंजी के प्रयोग से कृषि में क्रांति ला दी। यानी कृषि क्षेत्र के अंदर जो था वो पूंजीपति जो थे वो पूंजी लगा करके उसके अंदर नई नई मशीनों का आविष्कार कर रहे थे, जिसके अंदर मुख्य आविष्कार जो था वो कौन सा था, यॉर्कशायर ने जो था वो जैथ्रोटल से बीज बोने की मशीन या सीड ड्रिल जो थी वो बनाई थी। अब ये क्वेश्चन आपके छोटे में भी आ सकता है कि सीड ड्रिल का आविष्कार जो था वो किसने किया था। और इस बीज बोने की जो तकनीक है या बीज बोने का जो कार्य जो था इस मशीन से करने से सुचारू रूप से होने लगा। यानी बीजों के बीच में अंतर कितना रहना चाहिए और किस किस तरीके से बीजों का रोपण किया जा सकता है, कितनी गहराई के अंदर बीज जो था वो रोपा जाना चाहिए, इससे कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा टाउनशेड ने जो था वो फसल चक्र दिया था, फसल चक्र का सिद्धांत। अब फसल चक्र का सिद्धांत क्या है? फसल चक्र के सिद्धांत का मतलब ये है कि फसलों को बदल बदल करके बोना। यानी यदि कृषि में जो हम कृषि कर रहे हैं तो यदि फसलों को बदल बदल करके बोएंगे तो उसकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। यदि एक ही तरह की फसल को हम लगातार उस भूमि पे बोते रहेंगे या भूमि पर लगातार कृषि करते रहेंगे तो उसकी उर्वरा शक्ति कमज़ोर हो जाती है। फिर जो था वो पहले क्या करना पड़ता था कि भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए परती छोड़नी पड़ती थी। परती का मतलब भूमि को खाली छोड़ना पड़ता था। यानी एक फसल बोने के बाद में अगली फसल बोने से पहले उसको खाली छोड़ दिया जाता था ताकि उसकी उर्वरा शक्ति वापस आ सके। लेकिन फसल को बदल बदल के बोने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति या भूमि की उर्वरा शक्ति के अंदर कमी नहीं आती थी और प्रति एकड़ उत्पादन जो था वो बढ़ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फसल चक्र का जो सिद्धांत है टाउनशेड ने जो दिया था उसकी वजह से भी कृषि क्षेत्र के अंदर उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा 1770 के आसपास जो रॉबर्ट बैकवेल ने कृषि के साथ साथ पशुपालन के लाभदायक व्यवसाय के रूप में
स्थापित किया। इसको कृषि और जब पशुपालन साथ साथ किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मिश्रित कृषि भी कहते हैं, कि जिसके अंदर कृषि कार्य और पशुपालन जो था वो एक साथ किया जाता है। उसके अंदर जो था वो भेड़ों और गायों की नस्लों की सुधारने के लिए भी प्रयोग प्रारंभ हुए। वैज्ञानिक प्रजनन पद्धति या नवीन प्रयोग किए जाने लगे, जिससे जो थे वो अच्छी किस्म की भेड़ें जो थी वो तैयार हुई, और इससे जो था वो ऊन उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा क्या हुआ कि 1793 में अमेरिकी निवासी जो हिटन है उसने अनाज को भूसे से अलग करने की मशीन का भी आविष्कार किया। पहले क्या होता था कि हाथों से किया जाता था, और बाद में जो था वो 1834 के अंदर जो साइरस है उसने एक जो था वो फसल काटने की मशीन का भी आविष्कार किया, जिससे फसलों की कटाई में भी जो था वो सुधार हुआ, और कृषि में यंत्रीकरण का प्रभाव जो था वो बढ़ता गया। और अब जो थी वो मशीनें भी जो थी वो शक्ति से चलने वाली मशीनों के आविष्कार से कृषि क्षेत्र में क्रांति ला दी। शक्ति से चलने वाली का मतलब कि कोई पेट्रोल से, डीजल से, कोयले से या किसी भी अन्य साधन से इन मशीनों को चलाया जाता था। दूसरा जो सबसे बड़े क्षेत्र में परिवर्तन आया वो कौन सा था, वस्त्र उद्योग के अंदर नए नए आविष्कार की। वस्त्र क्षेत्र के अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए। बच्चों, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो थी वो मुख्य रूप से किस में हुई थी, वस्त्र उद्योग में ही हुई थी। अगर छोटे क्वेश्चन में आता है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग में हुई थी, तो वो वस्त्र उद्योग में हुई थी, और कृषि क्षेत्र के अंदर सबसे पहले इसमें प्रारंभ हुआ था। और 18वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप में उद्योग के वस्त्र बनाने की प्राचीन प्रणाली से वस्त्रों की मांग को पूरा करने में असमर्थ थी। यानी पहले जो बिना मशीनों के जो वस्त्र बनता था, अब औद्योगिक क्रांति होने के बाद में शहरों में जनसंख्या का दबाव बढ़ने के कारण या मांग अधिक होने के कारण उस मांग को पूरा करने में ये संभव नहीं था। इसलिए जो था वो वस्त्र उद्योग के अंदर भी जो था वो मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा। बच्चों, पहले क्या था कि पहले जो इंग्लैंड जो था, या जब हम भारत जो था वो इंग्लैंड का जब गुलाम था, तो उस समय इंग्लैंड जो था वो भारत से सूती वस्त्र आयात करता था। और उसके बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक नियंत्रण भारत पे स्थापित हो गया, उस समय क्या हुआ कि इंग्लैंड ने कपड़े के साथ साथ यहाँ से कपास का भी आयात करना प्रारंभ कर दिया। यानी कपास भारत से मंगा करके और इंग्लैंड के अंदर उससे सूती वस्त्र बनाया जाता था। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि इस तरह से वो भारतीयों का शोषण भी करते थे। फिर यही वस्त्र जो था वो भारत के अंदर भी बिकता था, जिससे भारतीयों को शोषण भी होता था। वही वो महंगा वस्त्र जो था वो भारत के अंदर बेचा जाता था। अब यूरोप में क्या हुआ कि जो कपड़ों की मांग को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र के अंदर भी नए नए आविष्कार हुए, यानी मशीनों का आविष्कार हुआ, जिससे जो थी वो अच्छी किस्म का और तेज़ गति से बड़ी अधिक मात्रा के अंदर जो था वो वस्त्र का उत्पादन किया जा सके। और इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए यूरोप के अंदर क्या हुआ कि जो फ्लाइंग शटल लूम जो 1733 के अंदर जॉन के ने जो फ्लाइंग शटल जो बनाई, उससे भी जो थी वो वस्त्र उद्योग के अंदर काफ़ी उन्नति हुई, और इसकी सहायता से कम समय में अधिक चौड़ा कपड़ा बनाना संभव हुआ। यानी टाइम तो कम लगता था और कपड़ा जो था वो अधिक चौड़ा और अधिक मात्रा में बनाया जाना संभव हुआ। इसी के साथ साथ क्या है, एक और आविष्कार हुआ जिसको हम स्पिनिंग जेनी भी कहते हैं। और इस स्पिनिंग जेनी का आविष्कार करने वाले कौन थे, जेम्स हारग्रीव्स, जिसने 1765 के अंदर स्पिनिंग जेनी बनाई। इसमें क्या होता था कि एक व्यक्ति जो था वो एक व्यक्ति एक साथ कई धागों को काट सकता था। यानी इस तरह की मशीन बनाने से एक साथ जो था वो अधिक मात्रा में कपड़ा तैयार होता था, यानी कई धागे जो थे वो एक साथ चलते थे। फिर और क्या परिवर्तन हुए कि 1769 में रिचर्ड आर्कराइट जो थे उन्होंने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया, जिससे पहले की अपेक्षा मजबूत धागा बनाया जाने लगा। जब धागा मजबूत हुआ तो कपड़े की क्वालिटी के अंदर भी सुधार हुआ। और 1799 के अंदर यानी में सैमुअल क्रॉम्पटन ने एक नई मशीन बनाई, उसका नाम क्या था, म्यूल। और इसके द्वारा जो काता हुआ जो धागा होता था वो काफ़ी मजबूत और बढ़िया होता था। और 1787 में एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम यानी शक्ति से चलने वाले मशीनों का आविष्कार किया। अब जो था वो बहुत बड़ी मात्रा में और अच्छी किस्म का कपड़ा जो था वो तैयार होना शुरू हुआ। अब हमें क्या करना है कि इस तरह के जो आविष्कार हैं उनसे संबंधित छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि किस मशीन का आविष्कार किसने किया। अब अगला जो है हमारा वो है
कि लौह उद्योग के अंदर कौन कौन सी तकनीकी परिवर्तन आया, यानी लौह इस्पात उद्योग जो था उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन आया और किस तरह से वहाँ पे औद्योगिक क्रांति का प्रभाव पड़ा। बच्चों, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ जो इंग्लैंड में हुआ था उसका मुख्य कारण ये था कि वहाँ पे लोहे और कोयले की खानें जो थी वो पास पास थी। अब इस लोहे को पिघला करके और उसको साफ करना, इसके लिए जो था वो बहुत बड़ी मात्रा में हमें क्या चाहिए थे, ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता थी इंग्लैंड के लिए। तो इसके उद्योग के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि लोहा इस्पात उद्योग में काम आने वाले जो शक्ति का जो साधन जो था वो पहले क्या होता था, कोयला होता था, सिंपल कोयले का इस्तेमाल होता था। लेकिन बाद में वहाँ पे किसका इस्तेमाल होने लगा, वहाँ पे इस्तेमाल होने लगा जो हम ये कह सकते हैं कि पत्थर का कोयला या कोक जिसको अपने कहते हैं, उस कोक का इस्तेमाल होने लगा था। और जो इब्राहिम डर्मी जो थे उन्होंने धमन भट्टी का आविष्कार किया था 1709 में, जिससे क्या था कि जिसमें कोक या पत्थर के कोयले का इस्तेमाल या मजबूत कोयला जो होता था उसका इस्तेमाल होने लगा था। और इससे लोहा एस को पिघलाने और साफ करने में भी सुगमता मिली। और इस कोयले के अंदर ऊष्मा या गर्मी भी जो थी वो अधिक होती थी। और इस आविष्कार ने जो धातुकर्म उद्योग है, यानी धातु से संबंधित जो उद्योग है, चाहे वो टीन उद्योग है, शीशा जस्ता उद्योग है या कोई अन्य उद्योग है, उसके अंदर बहुत बड़ी क्रांति ला दी। फिर क्या हुआ कि डर्बी ने 1711 से 68 के अंदर ढलवा लोहे से पिटवा लोहा जो था वो पिटवा कर लोहे का विकास किया। और हेनरी फोर्ड जो थे उन्होंने अलोडन भट्टी, जिसमें पिघले हुए लोहे से अशुद्धि को दूर किया जाता है, यानी जब लोहे से कोई अन्य औजार जो बनाए जाते हैं उसमें से कई लोहे की जो अशुद्धियाँ हैं उनको दूर करने का कार्य इससे किया जाता था। और बेलन मिल का भी आविष्कार हुआ जिससे शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव है। यानी हम ये देख रहे हैं कि किन किन मशीनों के द्वारा लोहे के क्वालिटी के अंदर जो था वो सुधार किया जाने लगा। और लोहे से बनी ये जो मशीन जो थी वो क्या होती थी, काफ़ी वजनदार होती थी, क्योंकि लोहे में वजन अधिक होता है और इसमें जंग लगने का भी डर रहता था, क्योंकि लोहा जो था वो आपने पढ़ा हुआ है साइंस वगैरह के अंदर भी, और भी आप देखते हो कि नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है, वो जंग पकड़ जाता है, जिसकी वजह से वो मशीनें खराब भी हो सकती थी। तो इस जंग की समस्या को, जो जंग जो लगता है लोहे पे, इसको दूर करने के लिए एक नई खोज हुई और वो क्या थी, इस्पात का आविष्कार। इस्पात बनाने में लोहे की कुछ मात्रा में क्या मिलाया जाता है, कार्बन, मैग्नीज और अन्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये आपके छोटे क्वेश्चन में भी आ सकता है कि लोहे से जब इस्पात बनाया जाता है तो उसके अंदर क्या क्या मिलाया जाता है, तो उसमें कार्बन, मैग्नीज और कुछ अन्य पदार्थ मिला करके उससे इस्पात बनाया जाता है। और इस्पात जो है वो लोहे की अपेक्षा क्या होता है, हल्का होता है और मजबूत होता है, साथ ही साथ उसके अंदर जंग नहीं लगती और लचकदार होता है। लचकदार का मतलब उसको आसानी से मोड़ा जा सकता है। तो इन सब आविष्कारों की वजह से औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जो थी वो काफ़ी परिवर्तन आया। और हेनरी बेसेमर जो थे उन्होंने एक नई इस्पात बनाने की विधि खोजी, जिसे क्या कहा जाता है, बेसेमर पद्धति भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि बेसेमर प्रक्रिया का आविष्कार जो था वो किसने किया था, तो वो हेनरी बेसेमर थे। और इस विधि में होता क्या था कि इस विधि से जो ढलवां लोहे से सीधा इस्पात तैयार किया जाता था। क्वेश्चन मान लो घूम करके ये भी आ सकता है कि बेसेमर पद्धति जो था वो क्या लाभ हुआ, या ये इस तरह से पूछ लेते हैं कि ढलवां लोहे से सीधा इस्पात तैयार करने की विधि जो थी वो कौन सी थी, तो वो बेसेमर पद्धति थी। और इसका आविष्कार किसने किया था, बेसेमर ने किया था। और इस बेसेमर पद्धति ने जो था वो लोहा उद्योग के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी। क्लियर। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है, वो है हमारा कि परिवहन के क्षेत्र में क्या नवीन आविष्कार हुए। देखो बच्चों, परिवहन के क्षेत्र में तो आपने देखा ही होगा कि पहले जो परिवहन के साधन होते थे उसके बाद में नए नए परिवहन के साधन विकसित होते गए और उनकी भार क्षमता, उनकी गति, हर क्षेत्र के अंदर जो था वो परिवर्तन आया। और इस भार क्षमता के साथ साथ, गति के साथ साथ जो था वो किसकी सुधार हुआ, व्यापार में भी सुधार हुआ। कि परिवहन के क्षेत्र में जब परिवर्तन हुआ तो इससे व्यापार में भी बढ़ोतरी होनी शुरू हुई। या हम ये कह सकते हैं कि जो बढ़ता व्यापार जब हुआ, उस सामान को दूसरे क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए परिवहन के साधनों की आवश्यकता थी। और उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए जो था वो सबसे पहले जो बड़ा आविष्कार हम कह सकते हैं वो कौन सा था, वो था स्कॉटलैंड वासी मकाडम ने किसका निर्माण किया, सड़क निर्माण का एक नया तरीका निकाला कि सड़क किस तरह से बेहतर बनाई जा सकती है। जो आज हम देखते हैं कि सड़क के निचले क्षेत्र में जो था वो
भारी पत्थरों की एक बड़ी परत बिछा दी जाती है। उसके बाद में छोटे छोटे जो थे उसके ऊपर पत्थर बिछा दिए जाते हैं और उसके बाद में उसको क्या डाला जाता है, उसके ऊपर मिट्टी बिछाई जाती थी। तो इस तरह से जो था वो सड़क का जब निर्माण होना शुरू हुआ तो इन सड़क वाले क्षेत्रों के अंदर जो था वो परिवहन के साधनों का विकास करना संभव हुआ, या परिवहन के साधन जो थे वो आसानी से चल सकते थे। तो परिवहन के क्षेत्र में भी काफ़ी परिवर्तन आया। और जो भारी सामान है, यानी जो वजन में जो अधिक होता है, तो उसको सड़क मार्ग से ले जाना जो था वो क्या होता था, काफ़ी खर्चीला और असुविधाजनक। यानी भारी सामान को कैसे उसके अंदर चढ़ाया जाए, किसी भी ट्रक के अंदर या किसी भी साधन के अंदर किस तरह से चढ़ाया जाए और उसको कैसे पहुंचाया जाए। तो भारी सामान को परिवहन को सस्ता करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या था कि जल संसाधन का इस्तेमाल किया जाए। यानी आज भी आप देखते हो कि जितने भी बड़े बड़े कंटेनर जो आते हैं वो किस में आते हैं, बड़े बड़े जहाज़ों में आते हैं। तो इन जहाज़ों को चलने के लिए क्या है, नहरों की आवश्यकता थी, या समुद्री मार्ग के माध्यम से जो था वो कहीं भी पहुंचाया जा सकता था। लेकिन जहाँ पे समुद्री मार्ग नहीं था वहाँ पे क्या किया गया, नहरों का निर्माण किया गया। और इंग्लैंड के अंदर जो था वो पहली नहर जो थी वो कौन सी थी, वर्सली कैनाल 1761 में जेम्स ब्रिडली के द्वारा बनाई गई थी। ये भी आपको छोटे क्वेश्चन के रूप में भी ध्यान रखना है। और इससे क्या हुआ कि जो माल ढोने का जो खर्चा जो था वो क्या हो गया, लगभग आधा रह गया। तो हम ये कह सकते हैं कि लागत में जब कमी आई तो उससे व्यापार में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि जब लागत कम होती है तो उस बची हुई लागत से हम दूसरी जगह इन्वेस्ट करके उससे व्यापार में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो इससे भी व्यापार में बढ़ोतरी हुई। और इंग्लैंड के अंदर जो 1788 से लेकर के 1796 तक अनेक नहरों का निर्माण हुआ, यानी इसको नहरोन्माद काल के नाम से भी जाना जाता है। नहरोन्माद काल का मतलब कि जिसमें नहरों का निर्माण सर्वाधिक हुआ, इसको क्या कहा जाता है, नहरोन्माद काल के नाम से भी पुकारा जाता है। छोटे क्वेश्चनों में ये आ जाता है कि नहरोन्माद क्या था या कब हुआ था। तो नहरोन्माद वो था कि जिसके अंदर बड़ी बड़ी नहरों का निर्माण किया गया है। और ये काल जो था वो कौन सा था, 1788 से लेकर के 1796 तक। और 1869 के अंदर फ्रांसीसी इंजीनियर जो फर्टिनो द लेस्पेथ जो थे, उन्होंने स्वेज नहर का निर्माण करवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वेज नहर का निर्माण जो था वो किसने करवाया और कब करवाया, ये हमें ध्यान रखना है। और इस स्वेज नहर के निर्माण होने से फ़ायदा क्या हुआ कि इस स्वेज नहर के निर्माण से भूमध्य सागर और लाल सागर का मिलन हो गया। यानी भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए स्वेज नहर का निर्माण करवाया गया था। और इससे भारत और यूरोप के बीच की दूरी लगभग 1/3 कम हो गई। यानी अब जहाज़ों को जो था वो घूम करके नहीं आना पड़ता था, वो सीधा जो था वो यूरोप से भारत के अंदर आ सकते थे। तो परिवहन लागत के अंदर भी काफ़ी कमी आई, क्योंकि दूरी कम हो गई और यूरोप और भारत के मध्य की दूरी जो थी वो काफ़ी कम हो गई थी। और परिवहन को जो था वो सस्ता और सुगम बनाने के लिए और क्या परिवर्तन हुए, और ये हुआ कि भाप की शक्ति का प्रयोग किया जाने लगा। अमेरिकी जो रॉबर्ट फुल्टन जो थे, उन्होंने 1807 के अंदर पहला वाष्प चलित नौका का आविष्कार किया। यानी अब जो ये जो नौकाएं जो चलती थी वो किससे चलती थी, भाप की शक्ति से चलनी शुरू हो गई। और पहली बार हडसन नदी में ये नौका जो थी वो चलाई गई थी। और स्थल मार्ग जो था उस पर लोहे की पटरियों पर चलने वाले रेल इंजन जो आज आप देखते हो कि हालांकि आज तो रेल जो थे वो काफ़ी उन्नति कर चुकी है, विद्युतीकृत रेलों का भी आविष्कार हो चुका है, बुलेट ट्रेन तक आ गई है, लेकिन उस वक्त रेल की पटरियों पर चलने वाले रेल इंजन का आविष्कार भी इसी क्रांति की ही देन थी। वह ये कि 1814 के अंदर जॉर्ज स्टीफेंसन ने प्रसिद्ध भाप के इंजन रॉकेट का आविष्कार किया था। इसका नाम जो था वो क्या रखा गया था, रॉकेट रखा गया था। और इसी के साथ रेलगाड़ियाँ परिवहन का एक ऐसा साधन बन गई जो वर्ष भर उपलब्ध रहती थी, क्योंकि समुद्री मार्ग के अंदर जो थी वो कभी अगर जलवायु अनुकूल नहीं है या तूफ़ानी व्यवस्था है तो उस समय यात्रा करना जो था वो काफ़ी जोखिम भरा रहता था। लेकिन रेलगाड़ियाँ जो थी वो सभी मौसम में आसानी से चल सकती थी। और 1830 के अंदर प्रथम रेलगाड़ी मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच के अंदर चली थी। ये जो थी वो पहली रेलगाड़ी, और भारत के अंदर पहली रेलगाड़ी 1853 में बम्बई से थाने के बीच में, ये आपको मालूम ही है। और रेल के आविष्कार ने कोयला, लोहा और जो अन्य जो औद्योगिक उत्पाद है उनको उनके उत्पादों को कम समय और कम खर्च में लाना ले जाना आसान हो गया। जो आप देखते हो कि आज भी जो थी वो रेलगाड़ियों के माध्यम से बहुत से सामान जो थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर पहुंचाए जाते हैं।
मालगाड़ियाँ जो चलती हैं उनके अंदर बड़े बड़े कंटेनरों के माध्यम से और मालगाड़ियों के माध्यम से भी जो था वो सामान पहुँचाया जाता है। अब संचार के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुआ? संचार क्या होते हैं कि अपने विचारों को या अपने समाचारों को दूसरे स्थानों तक पहुंचाने के लिए जिन साधनों का इस्तेमाल किया जाता है वो संचार के साधन। और संचार के साधनों से तो आप सब वाकिफ़ हैं कि आज इतनी उन्नति हो चुकी है कि मोबाइल फ़ोन्स एक आम जो था वो उपकरण बन चुका है। लेकिन 1844 के अंदर सैमुअल मोर्स ने एक व्यवहारिक तार यंत्र का आविष्कार किया। इस तार यंत्र ने विश्व के महाद्वीपों को परस्पर जोड़ने का काम किया। और आपको पता है कि टेलीफोन का जो आविष्कार हुआ था जिसको लैंडलाइन फ़ोन देखते हैं, आज तो लगभग हर घरों में वो कट चुके हैं या कटने की अवस्था में है क्योंकि सबके घर में मोबाइल्स आ चुके हैं। तो ग्राहम बेल जो थे, उन ग्राहम बेल ने 1876 के अंदर टेलीफोन का आविष्कार किया, जिससे दूरसंचार क्षेत्र के अंदर काफ़ी क्रांति हुई। और इस टेलीफोन के आविष्कार के बाद में ही जो था वो मोबाइल सेवाएं जो है वो आप देख सकते हो कितनी क्रांति उसके अंदर हो चुकी है। और हम ये देखते हैं कि इन साधनों से जो था वो व्यापारिक और अन्य क्षेत्र के अंदर भी अपना काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है संचार के साधनों ने। क्लियर? तो ये तो थी हमारी कि औद्योगिक क्रांति से किन किन क्षेत्रों के अंदर क्या क्या परिवर्तन आए। अब एक छोटा सा लेक्चर और बनता है जिसके अंदर ये होता है कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम क्या क्या निकले, आर्थिक परिणाम क्या निकले, राजनीतिक परिणाम क्या निकले, वैचारिक परिणाम क्या निकले, समाज परिणाम जो थे वो क्या निकले, उसको हम एक अलग लेक्चर में करते हैं। ओके, गुड बाय।